कहोगे मैडम आप आती रहती हो, फिर आप ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा तुम्हें ये दिख गया कि वो नीचे खड़ी रहती है तो ठीक है पढ़ाने के लिए। अरे देखिए, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि आपको बहुत बड़े बड़े सर्किट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उन सर्किट्स में एक सर्किट को या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ना, ठीक है, उस सर्किट को या उस डिवाइस को उस पीसीबी प्लेट के ऊपर जोड़ना। पीसीबी प्लेट क्या होती है? पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट, शॉर्ट में सर्किट बोर्ड। अब मैं आपको बताती हूँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है। आपके जो बोर्ड्स होते हैं उसमें ऑलरेडी टांके से लगे रहते हैं, चाबी के टांके, आपके पास ग्रीन सा होता है तो गेंद सा बना हुआ है, पतली सी प्लेट होती है, ठीक है। वो आपके फोन में भी कहीं कहीं से दिखाई देती है, ठीक है। अगर आपका पीसीबी या मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मदरबोर्ड सुनने देगा वो जो खुलता है, तो वो जो बोर्ड है इसके बहुत सारे कनेक्शन पूरा जुड़ा हुआ है, वो आपको मैनुअल कनेक्शन नहीं करने पड़ते, आपकी ऑलरेडी डिजाइन हुई रहती है, आपको यहाँ पे ये जोड़ना है, यहाँ पे ये जोड़ना है, और वो कनेक्शन होते हैं आपको चाबी के तार से दिखाई देते हैं, वो सोल्डरिंग मटेरियल, उसके ऊपर आप अपने सर्किट को कनेक्ट करते हैं। समझ आ गया? क्लियर है या नहीं? तो आपको बेसिकली पूछा जाएगा सोल्डरिंग या सोल्डर मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपको बिल्कुल ये बताना है। मटेरियल का मतलब सोल्डरिंग मटेरियल ही इसी के अंदर आएगा। आपका कौन सा मटेरियल, सबसे बेसिक मटेरियल जो है आपका, वो इसीलिए यूज होता है कि आपके बड़े बड़े सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या किसी प्लेट पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो मैंने पीसीबी बताया है, इस पीसीबी के ऊपर कनेक्ट करने के लिए हमें जिस मटेरियल की, जिस प्रोसेस की जरूरत होती है, हम कनेक्ट कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया होती है सोल्डर, ठीक है। वो प्रक्रिया क्या होती है, मेथड क्या होता है, सोल्डर। आप सोल्डर देखा भी होगा, जब उसको गर्म करते हो उसमें से वो वायर निकालते हो, उसको जोड़ो, वो किया है इसलिए आपको इजीली समझ आता है, ठीक है। और उसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं उस सोल्डर के अंदर, ऐसा तो नहीं खाली गर्म करके हम ऐसे गन से उठाएंगे, गर्म करने के बाद उसको मटेरियल को उठाएंगे, उसको वहाँ पे पिघला के रखते हैं, फिर कनेक्शन कर देंगे, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पिघला के उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे पहले उस सरफेस पे उस टिन को, लेड को, या जो भी तार होता है उसको साफ सा करके वहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, फिर उसके ऊपर तार कनेक्ट करते हो। ऐसे करवाया होगा ना सर में, जो भी वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में कराया। तो ये क्या है आपकी, जिसे हम बोलते हैं सोल्डर मेथड बोलते हैं, और उसमें जो मटेरियल यूज होता है, जो पदार्थ यूज होता है, इसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग मटेरियल। डन। अब इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है क्लास में बुक में सिर्फ उतना ही काम करना, ठीक है। अगर ये रहेगा कि एक दो चीजें और समझनी होगी, छोटी सी वीडियो बना दूंगी, ठीक है, 20 तारीख के बाद फ्री हूँ, ठीक है। तो अब सोल्डरिंग या सोल्डर मटेरियल, सोल्डर का मतलब आपको समझ आ गया। सोल्डर आपका वो प्रक्रिया है, वो आप हिंदी में लिखेंगे, सोल्डर आपका वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिसमें हम एक सर्किट को दूसरे सर्किट से, या सर्किट में ओमिक कॉन्टैक्ट्स यानी वायर को, ठीक है, ओमिक कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए, या सर्किट को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जोड़ने के लिए, या बड़े बड़े सर्किट की डिवाइसेस को पीसीबी के ऊपर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ भी लिखने वाला नहीं है क्योंकि बुक में सब कुछ दिया हुआ है। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ रिसर्चर कि मैं तुमको कोई नई चीज बता दूं। सब तुम सुनो, उज्जवल से पूछो सबसे ज्यादा क्लास उसी ने लगाई है, या हर्ष और तुम, ठीक है। सॉरी, ये जब भी क्लास में बैठे हैं तुमको समझ आएगा कि तुम सुनोगे, यही बोलती हूँ, सुनोगे तो समझ आएगा, बाकी बुक में तो लिखा है। चलो तुम्हें मैं बता दूँ, ठीक है। तो आपको समझ आएगा सोल्डर क्या है, लिखिए आप 4-5 लाइन, ठीक है। अब सोल्डर में जो मटेरियल यूज होते हैं हम उसकी बात करते हैं। सोल्डर में आपकी दो टाइप की होती है, ठीक है। पदार्थ के आधार पर जो मटेरियल यूज होती है उसके आधार पर आपकी सोल्डरिंग दो टाइप की होती है, होगी उसी सोल्डर से, सोल्डर वही रहेगा, लेकिन उसमें जो आप टाइप यूज कर रहे हो वो पदार्थ के आधार पर, मटेरियल के आधार पर दो प्रकार का होगा। एक तो होगा आपका सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट या हार्ड, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो सॉफ्ट सोल्डर। सोल्डर का मतलब क्या होता है, टाका, बेसिकली सोल्डर का मतलब होता है टाका, ऐसे समझा रहा हूं ना। तो इसके आधार पर टाका, किसके आधार पर, टाका तो टाका है। अब टाके में जो, अब टाका किस तरीके से, किसी में तो हल्का टाका चाहिए कि भाई तुमने सर्किट बनाया, वो सर्किट तो खराब भी हो सकता है, तो इसमें सॉफ्ट टाका यूज हो जाएगा। अब वही मैं बता
बताऊं कि भाई मुझे तो सर्किट ऐसा बढ़िया सा बनाना है जिसकी एफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम तक, तो वहाँ पे जो टाका लगेगा वो हार्ड टाका होगा, तो ताकि वो जल्द से पिघले नहीं। और वो अगर पिघल गया तो कनेक्शन हट जाएंगे, कनेक्शन हट जाएंगे तो अनवांटेड करंट फ्लो होगी, अनवांटेड करंट फ्लो होगी तो मतलब लीकेज करंट होगी, लीकेज करंट होगी तो सर्किट में अनवांटेड इफेक्ट आएंगे, जिसकी वजह से वो डिवाइस जल्दी खराब हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? हाँ, ठीक है। आप उसको ऐसे समझिए, जैसे मैं इस टाके को अगर दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, एक टाका लगना है जग के ऊपर, जग होता है ना पीतल के जग, हैंडल टूट गया वहां कनेक्ट होना है। और एक मैं कहूँ कि मुझे जो मेरा घर का जाल है, जाल के ऊपर सबके घर में छतों के ऊपर जाल लगे होते हैं, उस जाल के ऊपर मुझे कुंडा लगाना है, वो ज्यादा मजबूत होगा या जो जग में लगा होगा वो ज्यादा मजबूत होगा? जाल। तो दो मटेरियल अलग अलग यूज हो रहा है ना, वहाँ दूसरी वेल्डिंग के भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है, वेल्डिंग के भी अलग अलग टाइप्स है। आप अगर जग में वेल्डिंग करानी है तो वो अलग मटेरियल की होगी, उसमें हल्का लिखी होगी। जो आपकी लोहे के अंदर दो चीजों को पार्ट को लोहे को जोड़ना है मजबूत से, पता है कितने ट्रक के माध्यम से किस चीज को खींचना है, जाल जो है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना है, पतला किसी ने खींचा वो खींचते आगे नीचे पहुंच गया, तो उसकी भी तो आपको ड्यूरेबिलिटी देखनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखनी है कितनी ज्यादा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसी तरीके से इतनी ज्यादा तो हमें शक्ति नहीं चाहिए, हमें अपने वापस हम आपके अपने टेस्ट करना, ठीक है। तो उसके आधार पर आपके दो शोल्डर होंगे, सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर। मैं एल्गोरिथम बना रही हूँ ना कि मैं पॉइंट्स उसमें लिखवा रही हूँ पैरेग्राफ, तो आपकी बुक बन जाएगी, ठीक है। तो मैं जैसे बता रही हूँ आप उसको समझिएगा, क्योंकि ये आते हैं, लास्ट का चैप्टर जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। देखो सोल्डर के अंदर, सोल्डर मेथड के अंदर जो सोल्डरिंग मटेरियल यूज करते हैं, उसको सोल्डर मटेरियल का जब नाम देते हो या सोल्डरिंग करने के लिए हमें सोल्डर मटेरियल की जरूरत होती है, तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो टिन और लेड का, टिन और लेड, आप हिंदी में ऐसे नॉर्मली लिखो ताकि याद रहे, टिन और लेड, टिन और लेड का बना है। जनरली हम ये यूज करते हैं सोल्डर मेथड में, सोल्डरिंग के लिए हम टिन और लेड की मिक्स धातु का प्रयोग करते हैं, और जब दो धातु मिल जाती है तो क्या कहलाता है? एल्यूमीनियम। यानी कभी भी आप जब क्या करोगे, सोल्डरिंग मटेरियल की बात करोगे तो उस मटेरियल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खाली आपने टिन ले लिया या लेड ले लिया या आपने कॉपर ले लिया या आपने निकल लिया, हमेशा आपको एलॉय ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला जो एलॉय है वो टिन और लेड का कॉम्बिनेशन। समझ आ गई मेरी बात? ऐसा क्यों होता है वो बता देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा, ऐसा क्यों करते हैं मैं बताती हूँ। देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? लाइट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी तो करंट कब प्रोड्यूस होती है? जब वो नीचे वाले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाती है, और जब कंडक्शन बैंड से वापस आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वैल्यू आप बोलते हैं E = h², इतने फोटॉन्स। तो कुछ एनर्जी, जब वो एनर्जी रिलीज करता है तभी तो वो नीचे आता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास पैसे हैं, आज आप खाली हो, आपको पॉकेट मनी मिली, पैसे मिलने के बाद मेरे कुछ खाने पीने शॉपिंग करने जाओगे, और फिर जब पैसे खर्च हो जाएंगे तो पैसे क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी, आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने वैलेंस बैंड में रुका हुआ है, जो उसकी स्टेबल स्टेट है। आपकी स्टेबल स्टेट कौन सी है? कॉलेज नहीं, रोड नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, फ्रेंड का घर नहीं, अपना घर। अपना घर क्या है? स्टेबल स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रुका रहेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे जब, यानी बाहर से एनर्जी दी है, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया, सप्लाई हो गई, ठीक है, सप्लाई कर दी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। जब आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो आप कहाँ जाओगे? घर पे बैठोगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बैंड्स में मूव करते हैं, तो बैलेंस बैंड से किसमें जाएगा? कंडक्शन। आपको पता है कंडक्शन बैंड में ज्यादा एनर्जी होती है, बैलेंस बैंड में कम एनर्जी होती है। सपोज इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नॉर्मल, जैसे आपने बाहर से एनर्जी दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दी, कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद वो अपने घर में नहीं गए, वो क्या कर जाएगा? इधर उधर। तो इधर उधर घूमने का मतलब क्या हो गया? कंडक्शन बैंड में खर्च आ गया। थोड़ी देर उधर टहलेगा, पैसे खर्च हो जाएंगे तुम्हारे, फिर वापस घर आ जाओगे, तो ये भी वापस घर आ जाएगा।
कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जब ये आएगा तो वहां पे पैसे खर्च हुए ना, तो एनर्जी खत्म हो गई ना, तो इसकी भी एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, ये वापस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंचने वाला है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यहाँ रहने के लिए चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ रहने के लिए चाहिए। जब 10 से पहले कम होनी शुरू हो जाएगी, धीरे 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 ये नीचे गिरता चला जाएगा और वापस अपने स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, वो एनर्जी होगी और तभी रिलीज एनर्जी, इस मुक्त हुई ऊर्जा को ही अब क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, करंट हमेशा क्लोज पाथ में मूव करती है, हमेशा क्लोज पाथ। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सपोज मूव कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर आप ये कह दो कि भाई मैंने तो इसे ओपन कर रखा है, मैंने तो स्विच बंद कर रखा है, स्विच बंद कर रखा है, तो वो स्विच बंद करने के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण जो करंट है वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्लोज पाथ चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? यही चीज आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मैं तो अपना बेसिक लेके चलूँ। समझ आ गई मेरी बात? ये सुनो, ठीक है। तो ये जो करंट है हमेशा क्लोज पाथ में मूव कर, जब करंट कब जनरेट हो रही है, करंट कब प्रोड्यूस हो रही है, जब एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी कब रिलीज हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन पार्ट से वापस बैलेंस बैंड में जा रहा है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी, जब आप भागोगे तो एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई चीज, जब हम चलते हैं, हम नॉर्मली बैठे हुए, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहाँ पे भी एक तरह की एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी मतलब वहाँ गर्मी हो जाएगी। ठीक है, गर्मी होने से क्या होगी कि जिसको आपने शोल्डर वहाँ रखे हुए हैं तो गर्मी सबको पास होगी ना, गर्मी सबको, सारे पूरे सर्किट के अंदर गर्मी हो जाएगी ना। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर ऑन होता है एक फैन लगा रहता है, वो उसको ठंडा करके उसकी गर्मी को बाहर फेंकता रहता है। अगर फैन खराब हो जाए ना तो थोड़ी देर के बाद ही सिस्टम बंद होने के बाद वो अपने आप रुक जाता है, क्यों वो आगे वर्किंग ही नहीं कर पाता। समझ आएगी? तो हम क्या करते हैं, ऐसा मटीरियल लेते हैं जिसका गलनांक पॉइंट, गलनांक बिंदु क्या है, वो ज़्यादा हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आपने सिंपल लिया और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहा, लो रहा, तो ज़्यादा गर्मी के बाद गर्मी बढ़ती है, बहुत देर तक काम होता है। कभी कभी ऐसा तो लाइट पूरी दिन ऑन रहती है, ठीक है, कभी कभी हमारे एलईडी जो होते हैं, बल्ब होते हैं, वो कभी बहुत टाइम तक चल जाते हैं और कोई वाले बहुत कम चलते हैं। तो वो यही तो फर्क है, मटीरियल का तो फर्क है। समझ आए मेरी बात? तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे मटीरियल का बनाते हैं ताकि उसका जब आपकी एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी वजह से गर्मी होगी, वो उसको सहन कर सके, उस पॉइंट तक वो ना ही पहुंच पाए कि वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, और अगर टाका टूट गया तो काम खत्म हो जाएगा। जैसे पुराने बल्ब होते थे घर में फिलामेंट वाले, उसकी येलो लाइट आती है, अब तो चलते नहीं है, सूर्य पूरे के आते थे बल्ब आते थे एकदम लाइट पर, तो जब सारा तंदुरुस्त होता है उसको ऐसे, ये ज़्यादा गर्म हो जाता था, फिलामेंट टूट गया, ये खराब हो गया, यानी यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर पास नहीं हो पाएगा, तो बस जब पास ही नहीं हो पाएगा तो बस इतनी कहानी। समझ आ रही है बात? तो हम चलते हैं वापस सॉफ्ट शोल्डर एंड हार्ड शोल्डर। ठीक है, इसमें सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर में मैं बता रही हूँ, आपको तो नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें होता है टिन एसएन होता है ना, इसमें टिन एंड लेड। मैंने आपको बार बार बताया कि दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। ठीक है, इसमें टिन और लेड, यानी आप इसमें लिखोगे एलॉय जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, टिन और लेड। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, फिर फटाफट समझा दूंगी क्या है। इसमें यूज होता है कॉपर, राइट, कॉपर और सिल्वर। आप लोग के पास बॉडी पेपर है किसी के साथ है? हाँ हाँ जी।
अब देखिए आपका जो शोल्डर है वो 2 टाइप का है और आपको ये पता लग गया सोल्डिंग मटेरियल जो भी होगा वो एलॉय को मिलकर बनता है, ठीक है, मिश्र धातु होता है, यानी 2 धातुएं तो आपको मिला देता है। उसके बाद आप दिखाएंगे कि इसके आधार पर हमारे पास 2 टाइप का शोल्डर होता है, टाके 2 प्रकार के होते हैं, मृदु कठोर, सॉफ्ट शोल्डर, हार्ड शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर में जो एलॉय यूज होता है वो होता है टीन और लेड, ठीक है। हार्ड शोल्डर में जो यूज होता है वो होता है कॉपर और जिंक। समझ आ गई बात। इसमें क्या होता है, टिन और लेड में 50-50% होता है, इसमें अमाउंट आपका 50-50% नहीं है, ठीक है। ये वैरी कर सकते हैं क्योंकि ये जैसा टाका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है उतना ज्यादा हम इसकी परसेंटेज को कम हो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा जो भी आपने टिन 50% टिन और लेड 50%। फिर आता है कभी कभी हम क्या करते हैं, आपने सर्किट को थोड़ा गीला करने के लिए, सर्किट को थोड़ा सा गीला करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर और ब्रास का यूज करते हैं। कॉपर, ठीक है, तांबा और पीतल, ठीक है, समझ आ रही है। कांसा इसको बोलते हैं शायद, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पीतल ही कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तांबा और पीतल को गीला करने के लिए टिन को, तांबा और पीतल को, मतलब इसका यूज बता रहे हैं, सुनिएगा ये बात तो समझ आ गई, क्या समझ गया, बात समझ आ गई। ये स्ट्रॉन्ग होता है टाका, ये क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, इससे भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमें कॉपर और ब्रास को जब गीला करना पड़ता है, कॉपर, पीतल और तांबे को, पीतल और तांबे को गीला करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टिन का यूज करते हैं, लेकिन टिन को किसके साथ यूज कराते हैं, हम यूज कराते हैं इसको कैडमियम के साथ। कैडमियम मतलब अगर आपको कॉपर और ब्रास को गीला करना है, ठीक है, मतलब उसमें से टाका हटाना है, तो हम क्या करेंगे, खाली टिन को लेके टिन के अंदर हम कैडमियम जोड़ेंगे, ठीक है, कैडमियम या फिर बिस्मुथ। तो आप इसमें क्या ध्यान रखोगे कि हमारा टिन जब कभी हमें कॉपर और ब्रास को गीला करना पड़ता है, ठीक है, उसको गीला करने के लिए, गीला करने का मतलब है कि 2 चीजों को आप जोड़ोगे ना तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर और इसको ब्रास को गीला करने के लिए हम टिन का प्रयोग करेंगे और उस टिन में हम लेड की जगह कैडमियम और बिस्मुथ का प्रयोग करेंगे। ये समझ आ रही है, यस और नो, ठीक है, इसे यस और नो समझ आ रहा है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ध्यान रखना है, इसका तापमान हमेशा 400 डिग्री से कम रहेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसका सॉफ्ट शोल्डर में आप जितने भी मटेरियल लोगे वो वाले मटेरियल लोगे जिसका तापमान, इस पदार्थ का तापमान 400 डिग्री से कम होगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट। हार्ड में क्या होगा, कॉपर जिंक है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें सिल्वर या फास्फोरस को भी कॉपर और जिंक के साथ, कॉपर और जिंक तो है, कॉपर के साथ कभी कभी हम सिल्वर और फास्फोरस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, इससे बहुत ज्यादा होता है। इसका 400 डिग्री से होता है और इसका 550 डिग्री के आसपास शुरू होता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, 550 डिग्री तो हो गई है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग हमारा मजबूत जोड़ के लिए बनाया जाता है। यह है पीतल, तांबा, लोहा, ठीक है, कॉपर, ब्रास, आयरन या इस्पात को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पीतल, तांबा, लोहा तो वैसे ही कठोर मटेरियल है, उसको उसके अंदर कनेक्शन करने के लिए हम ये वाला मटेरियल यूज करते हैं। इसकी बात करो, ये यूज होता है तांबा, कांसा, पीतल, सीसा, टिन, ठीक है, यांत्रिक लोहे या जिंक आदि को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया, मतलब पीतल, तांबा, लोहा, इस्पात, टिन, ये सब कुछ स्टील वगैरह को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ आ रही है, यस सर। अब इसमें 2 चीजें हैं, आपको अभी जब आप सॉफ्ट और हार्ड के बारे में बताओगे फिर आप बताओगे हार्ड शोल्डर को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक तो है ब्रेजिंग शोल्डर और एक है सिल्वर शोल्डर, ठीक है। ब्रेजिंग शोल्डर ये इसको 2 पार्ट्स में जैसे आपने डिवाइड किया, इसके बारे में और कोई कहानी तो नहीं बताई है, बस आप ये कह सकते हो ब्रेजिंग शोल्डर या फिर सिल्वर शोल्डर, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में है मुख्य सोल्डरिंग एलॉय। अब वो ये बता रहा है कि सोल्डरिंग का मेन कंटेंट तो हमने बता दिया कि सोल्डरिंग क्या थी।
अब वो क्या कह रहा है कि वो कौन कौन सी धातुएं हो सकती हैं जिसको मिला के हम और नए मटेरियल्स को बना सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? आपको मैंने कौन सा, आपके पास बुक है क्या? यही है, आपके पास बुक है, मॉडल पेपर है, एक तरफ एक साथ हो, एक साथ हो, तुम एक साथ, तुम एक दोनों एक साथ हो, ठीक है? इधर ना बना, तुम देख सकते हो ना, बैग डालना उस तरफ हो और तुम उस तरफ हो, एक अब बैठ गए तो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चलिए अब देखिएगा ना, वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एलॉयज को बता दूं, टॉपिक के बता दें सॉफ्ट और हार्ड सोल्ड। अब वो क्या कह रहा है और कौन कौन से एलॉय के टाइप्स हो सकते हैं। समझ आएगा एलॉय के टाइप्स, क्योंकि आपको बेसिक तक समझ आएगा जब आपको हायरार्की पता होगी कि हम क्या कर रहे हैं, वरना भूल जाओगे, ठीक है? तो सोल्डरिंग एलॉय में हम क्या कह सकते हैं, देखो एक्चुअली मैं अगर पहले बोल देती तो आप याद है वो भी आपको पसंद, क्योंकि ये पैसे वाला पार्ट था। सबसे पहला है टिन लेड सोल्डर। कल आओगे आप लोग? आओगे तो तुम एक काम करो, कल बुक ले आना, मैं सोल्डर खत्म कर दे रही हूँ, कल 1 घंटे में इस तरह मैं तुम्हें सुबह मॉर्निंग में आके पढ़ा दूँगी, तुम चले जाओगे, ठीक है? तुम जल्दी आ जाओ, तुम 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ा दूँगा, ठीक है? अभी है 12 लेक्चर आज, तो तुम चले जाना, कल आ जाना जरूर, बुक लेके आना, ठीक है ना? 10 बजे नहीं आ पाऊंगा, 10:30 आप 11 सवा 11 कर लो, उससे पहले मैं नहीं आऊंगा, ठीक है? टिन लेड सोल्डर, ये मैं सोल्डरिंग खत्म कर देंगे, ठीक है? टिन एंटीमनी, तो कल आप लोग सब लोग बुक अरेंज करके लाना, जो भी बच्चा आएगा वो बागपति फ्लैट में जाकर जो कोई प्रॉब्लम तो कई बार आ चुकी है। तुम्हारा कल मेरे क्लास में नीचे बैठना, मेरे को जो साथ चलता है इसमें प्रैक्टिस खत्म हो गई, राइटिंग में बहुत गंदी आ रही है, समझ नहीं आ रही है कैसे बैठे। देखो बच्चे, अब आपको उसमें क्या पढ़ना है, तुम अगर तुमने आज ऊपर पढ़ लिया तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, तुम एक बार रिवाइज करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, ये मैं लिख के दे देती हूँ, ठीक है? देखो एलॉय टाइप्स में क्या है, आज थोड़ा सा मुझे अपना बिलों का काम भी करना है, जो मेरी हेड है वो छुट्टी पे जाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो पहले आप समझ लो आपका लेक्चर है नहीं है, उसको मत करनी है कल, ठीक है? मैं सैटरडे में कहूँगा। टिन लेड सोल्डर में क्या है जरा सुनिएगा, ये एलॉय के टाइप्स के हैं, क्या हम टिन और लेड को मिला के बना सकते हैं, टिन एंटीमनी को मिला के बना सकते हैं, टिन जिंक को मिला के बना सकते हैं, लेड सिल्वर को मिला के बना सकते हैं, और जिंक कैडमियम। समझ आ गई बात? अब वन बाय वन चलते हैं। टिन लेड सोल्डर में क्या है, सबसे पहले इस वाले में, सबसे फर्स्ट वाले में, यह अधिकतर धातुओं को जोड़ने के लिए जनरली प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, और ये एंटी करोजन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम जनरली यूज करते हैं, सामान्यतः आप ये यूज करते हो नीचे डालते हैं, ठीक है? क्यों यूज करते हो? क्योंकि ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये एंटी करोजन होते हैं। एंटी करोजन का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसमें जंग नहीं लगता, ठीक है? जंग कैसा लगेगा? जो हवा से रिएक्शन करेगा, तो वो जंग से रेड कलर हाँ, तो वो नहीं लगेगा, ठीक है? एंटी करोजन। अब इसमें इसके आगे 3 पार्ट्स दिए हैं, ठीक है? टिन लेड के, एक तो है प्लम्बर सोल्डर, सोल्डर में मेन सोल्डर और सिंपल। इसमें सिर्फ आपको परसेंटेज बतानी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बताना है, ठीक है? तो 3 हो गए टिन लेड सोल्डर में, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एक प्लम्बर सोल्डर, एक टिन सोल्डर और एक सिंपल सोल्डर, ठीक है? तो हम 3 चीजें लिखनी है हर बार। टोटल 100% करना है, परसेंटेज ऐसे नहीं है कि हमेशा 100% टोटल, ठीक है? 50-50 लिखना है।
33 और 67 कितना हो जाएगा? 100%। यहाँ देख लो भाई अंकज 33 67 फिर 62 38 कितने को मैंने बता दी, याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन आपको प्रोसेस समझ आना चाहिए कैसे पढ़े याद करना। 50 ये तो 50 हो ही गया और एक इसका मैट्रिक हो 253 डिग्री सेंटीग्रेड, 183 डिग्री सेंटीग्रेड, 217 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपका सबसे पहला शोल्डर है टिनलेट शोल्डर, इसमें प्लम्बर शोल्डर, टिनमेन शोल्डर, सिंपल शोल्डर। परसेंटेज 33 67, मेल्टिंग पॉइंट इज दिस। ठीक है, फिर टिनमेन शोल्डर 62%, 13%, मेल्टिंग पॉइंट 182। फिर सिंपल शोल्डर 50%, 50% टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है हर बार, तो आप याद करोगे। ठीक है, ईएमएम में नंबर बहुत अच्छा है, पहले बताया आगे आगे टेक्निकल स्टार्ट हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे इस सेमेस्टर को जितने नंबर खींच लोगे, फिर जिसका टेक्निकल अच्छा होगा उसी के नंबर आएंगे, जो क्लास रोज लगाएगा उसी के नंबर आएंगे। फिजिक्स तुमने पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री तुमने पढ़ा हुआ, मैथ्स तुमने पहले से पढ़ाई हुआ 3 और तुम्हें यहाँ पे भी क्लास हो जाए। ठीक है, ये मैं एक ऐसा सब्जेक्ट है तुम्हें लिख के दे दूंगी, वीडियो बना दूंगी, या तुम कल परसों जब भी आओगे मैं उसका तो पूरा बता दूंगी, कई क्वेश्चन था। अभी तो मैंने ये की जो लास्ट पढ़ाई थी ना तुम्हारे पास है, कोई वाली बच्चे के पास मैंने बोल दिया। ठीक है, अब देखिएगा वो टेक्स्ट में पढ़ी हुई है, अब क्या लिखोगे तो वो टप टप बसता रहता है, तो बच्चे इरिटेट होते हैं, मैं भी इरिटेट होती हूं। मैं जानबूझ के यूज करती हूँ क्वेश्चन करती हूँ, मुझे पता है बच्चे का नेक्स्ट टाइम पास पहुंच ही जाएगी, तो उसमें ऐड कर। ठीक है, तो अब देखिएगा दूसरा है टिन एंटीमनी शोल्डर। ठीक है, टिन एंटीमनी शोल्डर, इस शोल्डर के विशेष संयोजन क्या होता है, 91% तो टिन होता है और 12% टिन होता है, टिन एंटीमनी 8% एंटीमनी होता है। मतलब तुम्हें परसेंटेज याद करनी है, तो मिला के ये समझ आएगा। इसमें टिन एंटीमनी और एक इसमें और जोड़ा है लेड। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो गया टिन एंटीमनी लेड, बस इसे नाम से उठा 100% पूरा मतलब होगी 12 8 जितना बचा 80% मैट्रिक मोड। इसी तरह टिन जिंक शोल्डर, इसकी दोनों की परसेंटेज जब बुक में लिखोगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे, तो टिन का परसेंटेज डालना, जिंक का परसेंटेज डालना, और इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। मॉडल पेपर निकालो, तुमने बस वही याद करना है, ईएमएम में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये कह रही है। तुम फिजिक्स को पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें तुम्हारी बैठ ना लगे। ठीक है, ऐसा मत करना इसलिए इसको कभी बच्चा फेल नहीं होता है, जितना मॉडल पेपर है उसको जरूर पढ़ लेना, समझ आ गया क्या? क्योंकि ये पढ़ा लो उसके अंदर अपनी बैठ। उसके बाद में लेड सिल्वर शोल्डर। लेड और सिल्वर में फिर वही कितने परसेंट आपका लेड रहेगा, कितने परसेंट आपका सिल्वर रहेगा। ठीक है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, क्या इसका मेथड बुक होगी, बुक में भी वही चीज है और मॉडल पेपर में एज इट इज सेम मिलेगा एज इट इज। ठीक है, फिर आपका है जस्ता एल्यूमिनियम, तो जिंक और कैडमियम। सिर्फ आपको परसेंटेज याद करना है, कुछ नहीं याद करना, उसकी कहानी याद करना बैठा है, सिर्फ परसेंटेज लिखो। कैडमियम सीडी, हाँ कैडमियम है ना, कैडमियम। उसके बाद इसमें है, अब इसमें क्या फ्लक्स वाला पार्ट है, फ्लक्स। अब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हाँ, नहीं चुंबकीय फ्लक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी सब जगह पे जो है जहाँ पे आप कनेक्शन कर रहे हो, वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे, सबसे पहले क्या जरूरत होती है, जब आप फोटो लेते हो तो आप क्या देखते हो, क्या आपने धूल तो नहीं लगी है, साफ करते हैं। तो इस तरह जब आप सोल्डरिंग करते हो तो उससे पहले आप ये देखते हो कि वहाँ पे कोई धूल मिट्टी कुछ है, गीला तो नहीं है, धूल मिट्टी तो नहीं है, गीला तो नहीं होगा, धूल मिट्टी होगी, तो उसको वहाँ से उस सरफेस को प्लेन करने के आप जिस मैथड का यूज करते हो उसके नाम होता है फ्लक्स मैथड, जिसको हम बोलते हैं ब्रेजिंग फ्लक्स, प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेजिंग फ्लक्स। ठीक है, तो जरा सुनिएगा, सोल्डर में दो धातुओं को जोड़ने की मेथड को सोल्डरिंग कहा जाता है। सोल्डर की जाने वाली सरफेसेस पर, सतहों पर किसी धूल, ग्रीस या ऑक्साइड की उपस्थिति ना हो, ऐसा अगर ऐसा होगा, उपस्थिति अगर होगी तो आपका जो सोल्डर है वो क्या होगा, काम नहीं करेगा, पकड़ नहीं
बना पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सोल्डर द्वारा जोड़े जाने वाली धातु के आधार पर जो आप कौन से वाला एलॉय यूज कर रहे हो या कौन से वाला एलॉय यूज कर रहे हो उसके आधार पर फ्लक्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। ठीक है, यानी अगर आप ऊपर वाला यूज कर रहे हो तो उस सरफेस को साफ करने के लिए आप अलग केमिकल लोगे। ठीक है, राइट। अगर आप नीचे वाला ले रहे हो तो उसके आधार पर आप अलग केमिकल लोगे। ठीक है, तो इस सोल्डर पे जिस केमिकल को हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स। ये फ्लक्स पाउडर, पेस्ट या लिक्विड या ठोस के रूप में हो सकता है। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, फ्लक्स पाउडर के रूप में भी हो सकता है, लिक्विड के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है, सॉलिड के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, फ्लक्स के प्रयोग से जोड़ मजबूत होता है। मतलब सोल्डरिंग अगर आपको बेस्ट करनी है, चाहे तो वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आपका सॉफ्ट हो चाहे आपका हार्ड हो, लेकिन अगर आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, इसमें फ्लक्स का क्लासिफिकेशन बताया है, एक तो है अकार्बनिक और एक है कार्बनिक। हाँ, क्लीनिंग ये पढ़ा है क्या आपने, फ्लक्सेस पढ़े हैं केमिस्ट्री में? नहीं, चूंकि फ्लक्स बहुत अच्छे से। ठीक है, ये जो अकार्बनिक होते हैं ये आपके स्वभाव में एसिडिक होते हैं। जो आपके अकार्बनिक फ्लक्स होते हैं ये आपके एसिडिक होते हैं, एसिडिक अम्लीय। ठीक है, एक तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, जैसे होता है हिंदी में, ये अम्लीय होते हैं और ये सतह को बहुत अच्छी तरह से साफ करने के लिए और ढकने वाले गुण रखते हैं। मतलब ये ऑक्साइड की या किसी चीज की लेयर नहीं आती अगर आप इसे क्लीन करते हो। ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, कौन सा, अकार्बन। ठीक है, और ये कार्बन, स्पार्क और लो एलॉय जो होते हैं, लो एलॉयज होते हैं, मतलब निम्न कोटि के जो एलॉयज होते हैं वहां पे इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इनके संचारक होने के कारण इनको विद्युत जोड़ों आदि में उपयोग नहीं किया जाता। इनऑर्गेनिक जो है वो एसिडिक है और ये आपस क्या करते हैं, संचालक होता है, मतलब एंटी करोजन बताया था ना, ये करोसिव होते हैं, मतलब इसमें रस्ट वगैरह आ सकता है, ये जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रिक जो हमारे सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कनेक्शंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इस प्रकार के फ्लक्स में जिंक क्लोराइड ZnCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो तीन हो गए। ठीक है, एक तो आपका हो गया जिंक क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड और एक आपका अमोनियम क्लोराइड। तीन जो आएंगे वो अकार्बनिक है। ठीक है, फिर उसके बारे में हम बताएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आया तो जितना मैं कार्बनिक और अकार्बनिक पे बता दूँ वो बता देंगे। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कार्बनिक में क्या है, ये कार्बनिक क्या होते हैं, ये भी अम्ल ही होते हैं जो अकार्बनिक अम्लों से कम संचारी होते हैं। मतलब वो भी करोसिव है, ये भी करोसिव है, लेकिन ये कम करोसिव है, कम रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जब लगाया जाता है तो ये संचारी होते हैं, परंतु इनके गर्म करने से इनका संचारी का जो गुण है वो भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड वाला असंचारक फ्लक्स, यानी एक तो कार्बनिक हो गया, एक अकार्बनिक हो गया और एक क्या हो गया, नॉन करोसिव फ्लक्स। नॉन करोसिव फ्लक्स, एक तो कार्बनिक हो गया एक अकार्बनिक हो गया, तो दोनों क्या है, संचारी है, करोसिव है। अब हम ले रहे हैं नॉन करोसिव फ्लक्स जो संचारी होते ही नहीं। ठीक है, तो ये इनको हम बोलते हैं रेजिन फ्लक्स। रेजिन, आप वर्ड एक बार सुनो, कल हो रहा है, मैं परसों नहीं बताऊंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, रेजिन फ्लक्स थर्ड वाला जो है वो है रेजिन फ्लक्स। ठीक है, इसको हम रेजिन फ्लक्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन करोसिव होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को में प्रयोग किए जाते हैं। वो दो में यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, इनको ताड़ के पेड़ों, पाइन ट्रीज जो होते हैं, ताड़ के पत्ते होते हैं, ताड़ के पेड़ों में पाए जाने वाले तार से प्राप्त किया जाता है। वो तार ना ऐसे खिंचता रहता है, तार के पेड़ होते हैं ना, तार तो सबने सुना होगा, तार के पेड़, हाँ, उसके पेड़ से जो वो कहते हैं रस्सा सा निकलता है, तो वो गम सा निकलता है,
वहां से इसको प्राप्त किया है। ठीक है, इनको हाइड्रोक्लोरिक यौगिक के प्रेरक के रूप में भी मिलाया जा सकता है। इनको तांबा और कॉपर एलॉय पर सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब इसलिए। ठीक है, तांबा और कॉपर के करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑयली एसिड होते हैं, टैलो होते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इसमें लिखा है आपको दिमाग लगाने की समझ आ गया। अब अगर वो कहते हैं कि फ्लक्सेस के कुछ, जैसे इसके अंदर मैंने बताया था एलॉय टाइप्स, ऐसे फ्लक्स के बारे में बताया कि 3 टाइप्स हैं, 3 में मैंने कुछ नाम बताए। ठीक है, संचारी में कौन सा, ऑयलिंग है, टैली है, जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, उसी का यहाँ पे अलग से बताया है प्रमुख। ठीक है, तो फ्लक्स में सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें बताया था मैंने, अकार्बनिक। उसकी कहानी फिर यहाँ दोबारा लिख दो, वो अकार्बनिक है, करोसिव है, और ये इसके ये मृदु और कठोर प्रकार के सोल्डर के साथ में प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है सोल्डर में, और हार्डवेयर। ठीक है, यह GI चादर या पीतल आदि के सोल्डर के रूप में, पीतल और चांदी को प्रयोग के जो वो ज्वेलरीज बनती है उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के किसमें था, अकार्बनिक में था। ये भी क्या होंगे, संचारी होंगे, लेकिन वो तरल के रूप में थे, ये पाउडर के रूप में। ठीक है ना, ये पाउडर के रूप में मिलेंगे। किसमें, तांबा, पीतल और लो कार्बन इस्पात आदि के सोल्डर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे शीशे के पात्र में रखा जाता है, इसके पाउडर को आप हमेशा शीशे के पात्र में रखते हैं, शीशे के कंटेनर। ठीक है, उसके बाद है सुहागा, बोरेक्स। सुहागा सब देखो व्हाइट कलर का होता है सुहागा। यह मुख्यतः पाउडर के रूप में या पानी में घोलकर चांदी, तांबा और लोहे के पदार्थों को क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोने का जो साफ करते हैं वो इसी को यूज करके क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, रेजिन, यह क्या है, रेजिन क्या है, ना वो कार्बनिक है ना वो अकार्बनिक है, वो क्या है, नॉन करोसिव। ठीक है, तो रेजिन जो है वो नॉन करोसिव फ्लक्स है जो धातु का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। वो दोनों किससे करते थे, क्योंकि करोसिव कौन होगा, जो हवा से रिएक्शन करेगा। सेब काटते हो, थोड़ी देर के बाद देखो लाल लाल क्यों आ जाती है, तो उसके अंदर भी वही चीज है, उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है। आयरन जब उससे रिएक्शन करेगा तो वो इसके अंदर क्या आ जाती है, वो लेयर बन जाती है करोसिव, तो लाल लाल वो इसी वजह से हो जाता है अंदर। तो रेजिन जो है वो क्या है, नॉन करोसिव फ्लक्स है जो क्या करता है, हवा से रिएक्शन को रोकता है। ठीक है, इसलिए हम रेजिन को यूज करते हैं। इसके हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सिस्टम्स में यूज करते हैं। ये पाउडर के रूप में होता है और ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट है सेल अमोनियम। ये सॉफ्ट सोल्डर के लिए यूज किया जाता है और ये रवा मतलब दानों के रूप में होता है, दानों के रूप, बोलिए हाँ, दानेदार वही। यह धातु सतहों पर चिकने पदार्थों को शीघ्रता से घोल देता है, मतलब इसकी धातु सतहों पर जितने भी चिकना पदार्थ होगा, चाहे चिकनापन होगी, उसको क्लीन करना होगा, ग्रीस लगी होगी, ये उसको सबको रिमूव करना। ठीक है, तो इसका नाम है सालन। ठीक है, इसे इसकी 100 ग्राम मात्रा का आधा लीटर पानी में घोल सोल्डरिंग आयरन की बिट को साफ करने के काम करता है। मतलब इतना सा अगर ग्रीस है तो आपको 100 ग्राम पाउडर को आधे लीटर पानी में डालोगे, वो उससे ये इतना सा साफ होता है। हाँ, तो मतलब वही चीज है जो जैसे यूज करते हैं, क्योंकि आगे तक की क्वालिटी के लिए अच्छा हो ना। ठीक है, सोल्डरिंग पेस्ट, यह जिंक क्लोराइड का स्टार्च में मिश्रण है। स्टार्च क्या होता है, तो मांड होता है ना, तो यह जिंक क्लोराइड का स्टार्च में मिश्रण है तथा पेस्ट के रूप में मिलता है। ठीक है, इसे जिंक क्लोराइड पेट्रोलियम जेली मिलाकर भी बनाया जा सकता है। जो पेट्रोलियम जेली बनाते हैं उसको मिलाकर भी इसको घर में बनाते हैं सोल्डरिंग पेस्ट को। ठीक है, अब मैं कल पॉलीमर्स पढ़े हैं आपको केमिस्ट्री में, संजय सर ने पढ़ाया ना आपको पॉलीमर्स। हाँ सुनो, पॉलीमर पढ़े हुए हैं, पॉलीमर्स में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, नहीं पढ़ा क्या, पढ़ाना है क्या, मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है पढ़ लो। प्लास्टिक तो पढ़ा होगा, खाली प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक के टाइप, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट्स, हाँ क्योंकि आप आगे भी पढ़ोगे, ये सब कुछ तो पढ़ा होगा। फिजिक्स ई केमिस्ट्री में है आपके, आप कल भी है ना पढ़ाते नहीं, मुझे भी चाहिए, मेरे पास तो है, मैं पूरा बुक ला दूंगी, मेरे भी है, इसके पास नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर बैठ के पढ़ा पढ़ती हूँ, इतना टाइम नहीं। देखो प्लास्टिक कर दे, प्लास्टिक, रबड़, कल हमें पढ़ना पॉलीमर, प्लास्टिक, रबड़ और लैमिनेट्स।
ठीक है, और आपका ये खत्म, ठीक है। फिर लास्ट आपका वेल्डिंग, बस कल खत्म हो जाएगा वेल्डिंग। कल आप आ जाइएगा 1 घंटे में निपट। If you want to go, then